इसी सवाल को क्या हम ऐसे दर्शकों के सामने कह सकते हैं कि आज 2 अगस्त को हरियाणा में कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, ऐसे पूछ सकते हैं ना? हमें कल्चरल और ज्योग्राफिकल दोनों को मिक्स करके बताना होगा, क्योंकि हरियाणा को एक अकेले ना तो ज्योग्राफिकल इकाई में बांटा जा सकता है ना कल्चरल सांस्कृतिक इकाई में। तो उससे मोटा मोटा ये 8-9 क्षेत्र बनते हैं जो ज्योग्राफिकल भी हैं और कल्चरल भी हैं। तो उनका जो उस एरिया का मिजाज है, उस जनता का मिजाज है, वो लगभग एक जैसा रहता है। इसलिए हमें ज्योग्राफिकल और कल्चरल एरिया को दोनों को मिला के बताना पड़ता है। जैसे पहला एरिया हम मानते हैं, एक मीडिया में एक परसेप्शन है जीटी रोड बेल्ट, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमें उसे नर्डक बोलना चाहिए, नर्दक या नर्डक। वो कल्चरल भी है, ज्योग्राफिकल भी है। उसमें जो यमुना के साथ लगता हुआ इलाका है, जैसे आप यमुनानगर से शुरू हो जाइए, पंचकुला, अम्बाला, ठीक है ना, तो वो जो एरिया करनाल, तो नर्डक कहलाता है, नर्दक। और दूसरा अगर वहाँ से ही शुरू करें तो हम आ जाते बांगर इलाका। तो बांगर है, उसमें जींद और कैथल मेनली आते हैं। और ये जो इलाका है बांगर, वो उसको आप हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं बांगर के साथ लगता हुआ जो इलाका है, और बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है, हम बागड़ को कह सकते हैं। बागड़ में आ जाता है सिरसा हो गया, ठीक है ना, और फतेहाबाद हो गया, और अपना भिवानी का एरिया हो गया। तो ये बागड़ का इलाका बोलते हैं। हिसार इसमें नहीं है? हिसार भी है, हिसार भी, सॉरी। तो ये बागड़ का इलाका है। हालांकि कुछ जैसे हिसार का कुछ विधानसभा हैं, जैसे नारनौंद है, वो देशवाड़ी एरिया में लगती है, लेकिन जो बरवाला है वो हम कह सकते हैं थोड़ा देशवाली में लग जाता है। 1-2 विधानसभा को छोड़ के बाकी बागड़ में ही आ जाता है। बागड़ से भी लगा हुआ है और बांगर से भी लगा हुआ है, और एक तरफ से नर्डक से भी लगा हुआ है। सेंट्रल हरियाणा जिसको बोलते हैं, उसको देशवाड़ी इलाका कहते हैं, देशवाड़ी इलाका भी कहते हैं, उसको टकसाली इलाका भी बोलते हैं। तो ये भी टकसाली इलाका मतलब टकसाली एक शब्द है। अच्छा, एक हाँ रूढ़ शब्द है। मैं सोच रहा था टकसाली मतलब नोट छापने वाला टकसाल वाला टकसाली तो नहीं हो सकता है कि वहाँ से ही आया हो ये शब्द कि वो खरे हैं वो लोग, इस तरह की बात, या इलाका खरा है। कितनी सीटें आती हैं इस टकसाली इलाके में? टकसाली इलाके में 25 से 30 के आसपास सीटें आती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस जो देशवाड़ी इलाका का है उसमें पुराना रोहतक है पूरा। पुराने रोहतक में आप लगा लीजिए झज्जर ज़िला पूरा, रोहतक ज़िला पूरा, और सोनीपत पूरा ज़िला, पानीपत के कुछ इलाके, और अपना इसमें आप जींद का ये कह सकते हैं जुलाना, और हिसार का कह सकते हैं नारनौंद, परवाला। तो ये इलाके अपने मान सकते हैं सीधे सीधे देशवाली में या टकसाली में। तो अमूमन ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है कि किस पार्टी की हवा है। तो जब हवा होती है तो चीज़ें अपने आप उड़ने लगती हैं। अब कांग्रेस थोड़ी कह रही है किसी नेता को कि आप अपने ऑफिस खोलो या अपना प्रचार करो। लोग बात सोचो, दुष्यंत चौटाला ने जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए वो एक तरह से सुसाइडल थे उनके लिए, लंबे करियर के लिए। छोटा जो कुछ समय के लिए इंस्टेंट रिलीफ तो मिला उनको, वो डिप्टी सीएम तो ज़रूर बने, लेकिन उन्होंने लंबी रेस का जो घोड़ा बनने वाला मामला था वो एक तरह से ख़त्म कर दिया। उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओम प्रकाश चौटाला कहते थे दूसरी पार्टियों का गठबंधन होता था तो कहते थे कि 0 + 0 भी 0 होता है, और 0 × 0 भी 0 होता है। और मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक कर रही चीज़ें। अब मैं तो अपने मुंह से क्या कहूँ, अब वो जो औरों के लिए करते थे वो हो सकता है उनके लिए भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। क्योंकि इस टाइम मैं अगर मेरा व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपर हैंड में है,
ठीक है, कांग्रेस का हाथ ऊपर है। हम सीटें तो नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पे अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी इस समय बन के उभर सकती है विधानसभा में तो कांग्रेस ही है, और उसका मुकाबला सीधा सीधा भाजपा के साथ है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। लोकसभा चुनाव से पहले हमने एक सर्वे दिखाई थी और उस सर्वे में हमारे साथ अमित नेहरा जी हैं। मैं इस पहले ही परिचय बाद में कराऊंगा, लेकिन इनको पहले दिखा दूं। इस सर्वे में हमने इनसे चर्चा की थी और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, और उस रिपोर्ट के मतलब 5-5 पर हरियाणा का रिजल्ट था। आप जाकर चैनल पर लोकसभा चुनाव से पहले की वो रिपोर्ट देख भी सकते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए मैं पहले ही बता रहा हूं, और एक बार पुनः मैं इनके साथ हूं। और विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उस समय से पहले हम एक सर्वे रिपोर्ट जो पूरे हरियाणा की है, 90 की 90 विधानसभा सीट की है, उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने उसे सराहा था, अपने सुझाव दिए थे, इस वीडियो को भी आप जरूर सुझाव देंगे और इसको सराहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अमित नेहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील, और शिवरात्रि की आपको शुभकामनाएं, दर्शकों को शुभकामनाएं। मैंने वरिष्ठ पत्रकार इसलिए नहीं कहा क्योंकि अमूमन आपके वीडियो जो देखते हैं वो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और सबको पता है कि आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और अब राजनैतिक रूप से इतने प्रखर वक्ता बन चुके हैं कि एक एक सीट का बखूबी से अपनी रिपोर्ट रखते हैं। तो इसलिए परिचय नहीं करा, शुरुआत सर से करेंगे। अमित शाह जी लगातार हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, हुड्डा भी पूर्ण रूप से मजबूत है, शैया भी मजबूत है। विधानसभा चुनाव में बेशक से अभी समय है 60 से 70 दिनों का, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है इस बार? देखिए, इतने दिन पहले आकलन नहीं होता है सुशील। अगर आप साइंटिफिक सर्वे पे जाएं, एक जो नंबर आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि कितनी सीटों पे कौन पार्टी आ गई, तो वो इतना सटीक नहीं बताया जा सकता। उसकी वजह हैं, हम साइंटिफिक सर्वे की बात कर रहे हैं, ना कि एक कोई तुक्का मारने वाली बात। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि डिक्लेयर नहीं हुए हैं, आचार संहिता नहीं लगी है, चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है। घोषणा के बाद होता क्या है कि हलचल और तेज़ हो जाती है प्रदेश में या देश में, अगर लोकसभा के चुनाव हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक फॉर्म भरे नहीं जाते, नामांकन पूरे नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी कहना बड़ी बात है। वजह ये होती है कि टिकटें बटेंगी, कटेंगी, लोग भागेंगे, आएंगे, तो समीकरण कुछ बदलते हैं। और लोकसभा में ये होता है कि लंबा चौड़ा एरिया होता है, जैसे 10 ही लोकसभा क्षेत्र हैं तो बताने में आसानी होती है, लेकिन 90 विधानसभा हैं, उनका एरिया छोटा होता है, माइक्रो लेवल पे जाना पड़ता है। सवाल को घुमा दूं, अगर आप कहो तो उसी सवाल को क्या हम ऐसे दर्शकों के सामने कह सकते हैं कि आज 2 अगस्त को हरियाणा में कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, ऐसे पूछ सकते हैं ना सर? हम मैं उसी पे आ रहा था। उसको बोलते हैं कि टेम्परेचर क्या है जी, भाई तापमान क्या है, कौन कहाँ पे है। तो टेम्परेचर पे हम चर्चा ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि उसमें ये भी एक मोटा मोटा आइडिया हो सकता है, जो दर्शक हैं वो हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ, और वो अनुमान लगा सकते हैं कि ऊँट किस वक्त करवट बैठने वाला है, पानी किधर बहेगा, ढलान किधर है, तो उस पर तो चर्चा हो ही जाएगी। तो फिर उसी पे चर्चा कर लेते हैं। आज कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है? और अगर जनता में पार्टी खड़े होने की बात की जाए तो देखिए, 2 योजनाओं से, पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी सत्ता में है। तो पहली बात तो ये है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो उसके खिलाफ है। और दूसरी बात ये भी है कि इस बार जो सरकार बनाई थी तो उसमें पूर्ण बहुमत लेने में नाकाम रही थी, खंडित जनादेश मिला था, तो सरकार चलाने में और ज़्यादा कठिनाई आई है। बैसाखियों की सरकार रही है, और जो आपने ड्रामे देखे होंगे तो एक मजबूत नहीं मजबूर सरकार रही है। बीच में क्या होता है कि अचानक से बिना किसी कारण के
मनोहर लाल जो सीएम थे लगातार 4.5 साल, उनको हटा दिया जाता है, फिर एक नए सीएम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो क्या गुल खिला पाएंगे, तो उसके ऊपर भी बड़ा दारोमदार है। हालांकि मेहनत खूब कर रही है बीजेपी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2004 में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, हालांकि बीजेपी को का समर्थन प्राप्त था उस समय उन्हें, तो लोकसभा चुनाव जो हुए थे मई में, जो नतीजे आए थे, तो एक भी उनका सांसद नहीं जीता था इनेलो का। और 6 महीने बाद राज्य के चुनाव होने थे, विधानसभा चुनाव। तो ओम प्रकाश चौटाला ने एक बात कही थी, भाई 6 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं एक हरियाणा जैसे राज्य के लिए, मैं राजनीति को उल्टा घुमा दूंगा, चक्र को ये उल्टा घुमा दूंगा और हम पूर्ण बहुमत से पुनः आएंगे। उन्होंने खूब मेहनत की, खूब काम किए, खूब घोषणाएं की, लेकिन 90 में से सिर्फ 9 ही विधायक चुन के आए उनके। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी के 9 विधायक आएंगे चुन के या 90 आएंगे, लेकिन समय उनके खिलाफ है, क्योंकि बहुत सिर पे है चुनाव। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा ना लेके एक सांस्कृतिक रूप से जो क्लासिफिकेशन है, जो विभाजित है हरियाणा, तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। जैसे नहीं, ये यहाँ रोक लेता हूँ। आप जो चर्चा कर रहे थे, एक जोग्राफिकल हिसाब से करते, कल्चरल कर रहे थे, ये भी जरा दर्शकों को अंतर समझा दीजिए। और देखिए, हमें कल्चरल और जोग्राफिकल दोनों को मिक्स करके बताना होगा, क्योंकि हरियाणा को एक अकेले ना तो जोग्राफिकल इकाई में बांटा जा सकता है, ना कल्चरल सांस्कृतिक इकाई में। तो उसे मोटा मोटा ये 8-9 क्षेत्र बनते हैं, जो जोग्राफिकल भी हैं और कल्चरल भी हैं। तो उनका जो उस एरिया का मिजाज है, उस जनता का मिजाज है, वो लगभग एक जैसा रहता है। इसलिए हमें जोग्राफिकल और कल्चरल एरिया को दोनों को मिला के बताना पड़ता है, ताकि दर्शकों को अच्छी तरह समझ में आए। जैसे पहला एरिया हम मानते हैं, एक मीडिया में एक परसेप्शन है, जीटी रोड बेल्ट, लेकिन वो मुझे लगता है कि हमें उसे नर्डक बोलना चाहिए, नर्दक या नर्डक। वो कल्चरल भी है, जोग्राफिकल भी है। उसमें जो यमुना के साथ लगता हुआ इलाका है, जैसे आप यमुनानगर से शुरू हो जाइए, पंचकुला, अम्बाला, ठीक है ना, तो वो जो एरिया है करनाल, तो नर्डक कहलाता है, नर्दक। तो उसमें क्या मिजाज है जनता के, तो मुझे लगता है कि बीजेपी वहाँ पहले जो इलेक्शन हुआ था 2004 में विधानसभा चुनाव, तो उन्होंने भारी बहुमत प्राप्त किया था, उसमें एक तरह से क्लीन स्वीप ही किया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ तो उसने काफ़ी हद तक चीज़ें बदल दी। हालांकि जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें भी आशातीत सफलता नहीं मिली थी, और इस बार तो परिस्थितियाँ और ज़्यादा कठिन है बीजेपी के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तक कि अगर हालिया लोकसभा इलेक्शन को देखा जाए तो अम्बाला सीट तो बड़े अंतर से हारी गई है, ठीक है ना। तो वो एक सिंबल है, एक संकेत है। जीटी रोड की 2 सीटें हैं बीजेपी के पास, एक दूसरी, उस पर दूसरी मैं आ रहा हूँ। जैसे दूसरी है अपने आप कुरुक्षेत्र कह सकते हैं, जिसमें नर्डक का एरिया है। हालांकि उसमें बांगर एरिया भी आ जाता थोड़ा सा, लेकिन नर्डक एरिया है उसमें। लेकिन उसमें जो गठबंधन था, गठबंधन में आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी सीट, तो इतना तगड़ी फाइट दी थी, इतना तगड़ा कंपटीशन हुआ था कि आप उसको हारा या जीता नहीं कह सकते उस सीट को। एक बराबरी का मुकाबला हम कह सकते हैं। हार जीत तो आंकड़ों की होती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं हाँ भी बराबर रहे थे, क्योंकि हार जीत का अंतर बहुत थोड़ा था। और बीजेपी के लिए थोड़ी सी नर्दक में एक आरामदायक जो कह सकते हैं बात ये रही थी कि करनाल में उनका प्रत्याशी जीत गया था। तो 3 लोकसभाओं में से आप ये कह लें कि 1.5 कांग्रेस की तरफ रही हैं और 1.5 बीजेपी की तरफ रही हैं। तो
इसका अर्थ ये है कि जब माइक्रो लेवल पे आएगा चुनाव तो मुकाबला और ज़्यादा कठिन होगा, लोग बाग भागेंगे। अब ऊपर भी क्या है कि इतनी मजबूत सरकार नहीं रही है, बीजेपी की सरकार तो है ही नहीं, ऊपर भी गठबंधन की सरकार, तो उसका भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे बीजेपी निकल जाएगी या क्लीन स्वीप करेगी। जीटी रोड की सीटें कितनी है सर? आप अमूमन 25-26 सीटें लगा सकते हैं। अगर आप करनाल से शुरू करें तो ऊपर तक 25-26 सीटें हैं। इसमें कोई पक्का नहीं कह सकते हम कितनी हैं, लेकिन 25-26 सीटें हैं वहाँ पे। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि नाराज़ होके जो बड़े कद्दावर नेता होते हैं वो कौन सी पार्टी से किधर भागेंगे, उनका एक अपना वोट बैंक होता है। तो जब ये चक्रव्यूह सजेगा, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होंगी, तो तब हम अच्छी तरह उस पर एनालिसिस करके बता पाएंगे कि मुकाबला क्या होने वाला है। फिलहाल ये है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में जीटी रोड पे बीजेपी है। कांग्रेस की बम है वहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे रिवाइव कर रही है, रिवाइवल है वहाँ पे। ठीक है। दूसरा अगर वहाँ से ही शुरू करें तो हम आ जाते बांगर इलाका। तो बांगर है, उसमें जींद और कैथल मेनली आते हैं। और ये जो इलाका है बांगर, वो उसको आप हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी कह सकते हैं। बांगर इलाके बांगर क्यों कहा जाता है सर? वहाँ गोत भी है बांगर? नहीं, बांगर एक वैसे बांगड़ एक गोत जरूर है। हाँ। लेकिन वो बांगड़ अड़े है। अच्छा, अड़े है वो? हाँ, बांगड़ है, ये है बांगर जी। बांगड़ नहीं है, बांगड़ गोत अलग है। बांगर एक ज्योग्राफिकल और कल्चरल एरिया को बोलते हैं। ये तो नहीं पता इस पे ज़्यादा। मेरे यहाँ बिहार में बांगर किसी अलग वो इलाका ही है। वैसे इलाके को बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ जो फर्टाइल लैंड नहीं होता, जहाँ पानी भरे रहते हैं, इस तरह का होता है, उसको बांगर कहते हैं। फर्टाइल लैंड तो है वहाँ पे और पानी भी ठीक है, लेकिन वो एक चला आ रहा है, एक रूढ़ शब्द है। इस पे भी कभी देखते हैं दर्शकों को बताएंगे तैयारी करके हम। लेकिन उसके वहाँ के आदमियों के इसमें दो ही आते हैं, जींद और कैथल। जींद भी पूरा नहीं आता। जींद का कुछ एरिया जो है वो देशवाली इलाके में आता है। आप जिसको बोलते हैं ना जुलाना, जो विधानसभा क्षेत्र है, वो बांगर क्षेत्र में नहीं आती, वो देशवाली एरिया में आती है। तो बात ये है कि बांगर एरिया की आप करेक्टर स्केच अगर पूछें, उसकी चारित्रिक विशेषताएं, वोटिंग पैटर्न देखा जाए उन लोगों का, तो वो पॉलिटिकल राजधानी क्यों कहा जाता है, बात ये भी उठती है ना। क्योंकि वो है कि आज भी वहाँ पे पॉलिटिकल चेतना काफ़ी ज़्यादा है, और वो जो भी रैली होती है, जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भीड़ बहुत आती है। हरियाणा में कोई भी पार्टी अगर अपना वो चुनाव अभियान करती है तो अमूमन जींद से करती है। हालांकि इस बार बीजेपी ने तो मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र से शुरू किया है, 4 अगस्त से शुरू करने वाली है। तो पता नहीं क्यों। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, मुझे जो लगता है कांग्रेस का जो बहुत बड़ा विकेट इन्होंने गिराया था। नवीन जिंदल का जिक्र कर? नहीं, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह। जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर का वो बहुत बड़ा विकेट था, और बांगर के वो बहुत बड़े नेता रहे हैं। अब वो वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि जींद या बांगर से अपनी रैली या चुनाव अभियान का श्री गणेश कर सके। नहीं तो जो भी आप देखेंगे, जो भी बड़े राजनीतिक आंदोलन हुए हरियाणा में, तो बांगर की धरती से हुए हैं। वहाँ के लोग सरल हैं, भोले हैं, मुंह पे कहने वाले हैं। वो छुपाते नहीं कि वोट किसे देंगे, किसको समर्थन देंगे। वो आप जाएंगे, हमें सर्वे में सबसे ज़्यादा आसानी बांगर एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ कोई छुपाता ही नहीं। वो तो ओपन कहते हैं कि हम फलाने को वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको ये करेंगे।
तो यही वजह है कि वो पॉलिटिकल राजधानी है। और एक बड़ा एक उसके साथ विचित्र, आप ये आयरनी कह सकते हैं एक, कि पॉलिटिकल राजधानी माने जाने के बावजूद बांगर आज तक कोई सीएम नहीं दे पाया, हरियाणा का मुख्यमंत्री वहाँ से निकल नहीं पाया है। तो एक उनके साथ क्षेत्र के साथ एक आयरनी है। तो बात आती है कि बांगर किसके साथ जाएगा, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह वापस कांग्रेस में आ चुके हैं और वोटिंग पैटर्न देखा जाए तो बड़े बहुमत से बांगर कांग्रेस की तरफ आया है। तो वहाँ पे बीजेपी 1-2 शहरी सीट निकाल दे तो बड़ी बात है, अन्यथा माहौल कांग्रेस की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं बांगर के साथ लगता हुआ जो इलाका है, और बड़ा लंबा चौड़ा इलाका है। हम बागड़ को कह सकते हैं। बागड़ में आ जाता है सिरसा हो गया, ठीक है ना, और फतेहाबाद हो गया, और अपना भिवानी का एरिया हो गया। तो ये बागड़ का इलाका बोलते हैं। हिसार इसमें नहीं है? हिसार भी है, हिसार भी, सॉरी। तो ये बागड़ का इलाका है। हालांकि कुछ जैसे हिसार का कुछ विधानसभा हैं, जैसे नारनौंद है, वो देशवाड़ी एरिया में लगती है, लेकिन जो बरवाला है वो हम कह सकते हैं थोड़ा देशवाली में लग जाता है। 1-2 विधानसभा को छोड़ के बाकी बागड़ में ही आ जाता है हिसार, क्योंकि जो लोकसभा या विधानसभा सीटें होती हैं वो कल्चरल आधार पे या ज्योग्राफिकल आधार पे नहीं बनाई जाती। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं हिसार उसमें शामिल है। तो बागड़ में क्या है कि हम वोटिंग पैटर्न देखें, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मुख्यमंत्री वहाँ से आए हैं। चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल, बंसी लाल, तो ये सारे बागड़ के इलाके के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो माहौल यहाँ पे मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ कि कांग्रेस के फेवर में हैं। 2-4 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, और लेकिन एक हमें ये मान के चलना होगा पूरे डिस्कस में कि ग्रामीण जो इलाका है, कोई सा एरिया हो, तो वहाँ पे कांग्रेस हावी है। शहर में टक्कर है, तो कांग्रेस को जो मेहनत करनी पड़ेगी वो शहरों में करनी पड़ेगी। शहरों में क्या है कि वोटिंग पैटर्न मोस्टली बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन वहाँ भी क्या है कि बीजेपी को कड़े प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ेगा। इतनी आसान डगर नहीं है। तो बागड़ की बात की जाए, रेगिस्तानी इलाके की बात की जाए, तो मैं इसमें जो एज दूंगा या टेम्परेचर ज़्यादा की अगर बात की जाए तो मैं कांग्रेस का ही टेम्परेचर बताऊंगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लगातार आना जाना रहता है, लोगों से बातचीत होती है। तो कांग्रेस वहाँ पे अपर हैंड में है। अब उसके साथ फिर आ जाते हैं फिर वापस जो इलाका बागड़ से भी लगा हुआ है और बांगर से भी लगा हुआ है, और एक तरफ से नरडक से भी लगा हुआ है, सेंट्रल हरियाणा जिसको बोलते हैं, उसको देशवाड़ी इलाका कहते हैं, देशवाड़ी इलाका भी कहते हैं, उसको टकसाली इलाका भी बोलते हैं। तो ये भी टकसाली इलाका मतलब टकसाली एक शब्द है, एक हाँ रूढ़ शब्द है। मैं सोच रहा था टकसाली मतलब नोट छापने वाला टकसाल वाला टकसाली तो नहीं हो सकता है कि वहाँ से ही आया हो ये शब्द कि वो खरे हैं वो लोग, इस तरह की बात, या इलाका खरा है। कितनी सीटें आती हैं इस टकसाली इलाके में? टकसाली इलाके में 25 से 30 के आसपास सीटें आती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस जो देशवाड़ी इलाका का है उसमें पुराना रोहतक है पूरा। पुराने रोहतक में आप लगा लीजिए झज्जर ज़िला पूरा, रोहतक ज़िला पूरा, और सोनीपत पूरा ज़िला, पानीपत के कुछ इलाके, और अपना इसमें आप जींद का ये कह सकते हैं जुलाना, और हिसार का कह सकते हैं नारनौंद, परवाला। तो ये इलाके अपने मान सकते हैं सीधे सीधे देशवाली में या टकसाली में है। तो वहाँ तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है जाटलैंड है। जाटलैंड एक ये भी एक शब्द ही है, आप शायद इसे इस्तेमाल करने से बच रहे हो। नहीं, मुझे
इस पे ना तो आपत्ति है, ना इस पे कोई गर्व है और ना इस पे कोई झिझक है। असल में क्या हो गया कि जाटलैंड जो शब्द है ना, मुझे लगता है कि हरियाणा में जाटलैंड को जाटलैंड कहना अटपटा लगता है। अगर बाहर दूसरे प्रदेश में जाके कहें तो जाटलैंड वो उतना अटपटा नहीं लगता। वजह ये है कि जो इस इलाके में रहता है, चाहे पंडित हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पिछड़े वर्ग का कोई भाई हो या दलित हो, तो उनका जो रहन सहन है, बोलचाल है, भाषा है, हाव भाव है, भाव भंगिमा है, वो सारी एक जैसी होती हैं। उसमें ये जो जाट शब्द है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, वो एक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस इलाके में रहने वाले लगभग सारे ही जाट हैं, ठीक है ना। वो जाट किसी जाति के लिए नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, वो जीते किस तरह। तो आपकी बात को भी आगे बढ़ाते हैं, जाटलैंड है जो भी है, लेकिन वहाँ ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पे क्लीन स्वीप पिछली बार भी हुआ था, 2014 में भी, 2019 में भी, और अब भी कमोबेश स्थितियाँ वही हैं और उससे ज़्यादा ही परसेंटेज बढ़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद अहिरवाल, उसके बाद अहिरवाल है। अहिरवाल जो इलाका है तो उसमें मेनली गुड़गांव आ जाता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। तो ये इलाका जो है, मुझे जो लगता है कि राव इंद्रजीत के साथ जाता है, ठीक है ना। तो मामला ये नहीं है कि आप इसमें अहीरों को ही कह रहे हो, इसमें जो भी रह रहा है, चाहे उसमें जाट हो, दलित हो, ओबीसी हो, जो भी है, वो मेनली उनका जो झुकाव है वो राव वीरेंद्र फैमिली की तरफ रहता है। राव तुलाराम फैमिली कह लो, राव इंद्रजीत की तरफ कह लो। क्योंकि मैं बीच में आपको एक वापस फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। अब हमने चर्चा की थी गुड़गांव लोकसभा में क्या रहेगा, यहाँ के जाटों का रुख क्या रहेगा। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जाट पूरी तरह खरे नहीं उतरे कांग्रेस की तरफ। हम जो सोच रहे थे, आपने जो आकलन किया था, जाटों के काफ़ी सारे वोट इस इलाके में बीजेपी को गए हैं। आप वोटिंग पैटर्न से देख सकते हैं, जो टर्न आउट हुआ, उसके बाद जो काउंटिंग हुई और जो मैंने महसूस किया, तो वही बात है। तो जहाँ पे राव इंद्रजीत कहेंगे, आप मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जहाँ पे इंद्रजीत रहेंगे। राइट, क्या बात है। ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि राजनीति में आप ये नहीं है कि किसी पार्टी में तो उसी के लिए काम करेंगे, क्योंकि समझौते होते हैं, समझौतों पर भी समझौते होते हैं। तो बहुत सारी बातें, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। दर्शक हमारे से ज़्यादा समझदार हैं, मैं शुरू से ही मान के चलता हूँ। हम तो जो इनसे सुनते हैं हम आगे बता देते हैं। तो जहाँ पे वो इशारा करेंगे तो उधर हो जाएगा, क्योंकि उनके खुद के कुछ स्वार्थ कह सकते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए पिछले लगातार 2 विधानसभाओं से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार मजबूरी है बीजेपी की, टिकट देना पड़ेगा। अगर अब की बार टिकट नहीं दी तो कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से करेंगे, जो मैंने कहा है आपको। हालांकि टेम्परेचर यहाँ पे बीजेपी का मान सकते हैं, कांग्रेस उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि टिकट वितरण क्या है, असंतुष्ट कौन है, कौन कांग्रेस से आया, कौन कांग्रेस से गया। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि आवेदक बहुत हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी में भीड़ है। हम ये नहीं कह सकते कि लोगों में मोह भंग है या नेताओं में क्रेज नहीं है, क्रेज है। लेकिन कांग्रेस इसको अपने पक्ष में कैसे भुना पाएगी, या फिर बीजेपी जो टिकटार्थी हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनको मिलनी तो एक को ही है हर विधानसभा से, वो जो रूठेंगे उनको कैसे मनाएगी, कैसे उनको शांत करेगी, तो वो चीज़ें देखने वाली रहेंगी।
तो फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि माहौल यहाँ पे बीजेपी का है। अब बचा फरीदाबाद, मेवात, इन इलाकों को, हाँ, पलवल, ये 2 इलाके हैं। एक तो हम मेवात कहेंगे, दूसरे को हम ब्रिजभूमि कह सकते हैं, ठीक है ना। मेवात इलाका जो है वो सीधी सी बात है, वहाँ पे मॉडर्न एरिया है, जो मुस्लिम आबादी है वो बहुसंख्यक है, और उनका जो वोट पैटर्न रहा है वो कांग्रेस की तरफ रहा है। हालांकि अब इनेलो के दिन जो हैं वो बीत गए हैं, उस जो शान में है वो नहीं थी जो कभी हुआ करती इनेलो की। नहीं तो मेवात जो एरिया है या तो कांग्रेस के साथ रहता था या फिर वहाँ पे इनेलो का गढ़ माना जाता था, क्योंकि ताऊ देवीलाल की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वहाँ पे बड़ी अच्छी पकड़ रही है। लेकिन अब जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फैक्टर या इनेलो फैक्टर वो डाउन है, तो माहौल वहाँ पे पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ है। और मुझे लगता है कि सारी की सारी जो सीटें हैं, जितने भी हैं 4-5 जो सीटें हैं प्रभाव में, तो वो कांग्रेस जीत सकती है वहाँ पे। अब आ जाता है ब्रिज इलाका, जिसमें फरीदाबाद और पलवल एरिया है, तो वहाँ पे मिक्स सा है। और फरीदाबाद शहर का थोड़ा सा खुला नहीं है माहौल, क्या है, क्योंकि शहर किस तरफ बैठेगा वो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस वहाँ पे क्या है। कि हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें, ये शहर इलाका है तो शहर में थोड़ा सा बीजेपी को होता है कि एज मिल जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर प्लस पॉइंट दिया जाए तो बीजेपी को दिया जाएगा। फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, आगे महीने में बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या रहेगा उसका आकलन तो बाद में हो पाएगा। लेकिन बीजेपी वहाँ पे फाइट में है कांग्रेस के मुकाबले। और बच गया ब्रिज इलाका, जो और ज़्यादा क्लोज है, पलवल का जो है होडल है, ये सारी चीज़ें हैं, पलवल खुद की सीट है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। जैसे कर्ण दलाल है, कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ पेच फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी में, रूठना मनाना जारी है, तो उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। हर्ष कुमार एक कद्दावर नेता हैं। तो एक दिलचस्प बात और भी है कि उदयभान जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो उनका भी विधानसभा क्षेत्र उसी एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। तो उनकी सीट कैसे निकले कांग्रेस के साथ, ये भी चुनौती रहेगी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ें चलेंगी और आगे जो राजनीति बढ़ेगी उसमें मज़ा आएगा दर्शकों को भी, जो कहते हैं ना हरियाणा में राजनीति के चासड़ू हैं, तो दिन पे दिन उनको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है निश्चित तौर पे। ये जो ओवरऑल अब चर्चा कर लेते हैं। ओवरऑल इस अगस्त में, आज 2 तारीख को पूरे हरियाणा में क्या स्थिति है, अगर पार्टी वाइज नियर अबाउट बात करें पार्टी सीट को तो लेकर? तो देखिए, इस टाइम में अगर मेरा व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपर हैंड में है, ठीक है, कांग्रेस का हाथ ऊपर है। हम सीटें तो नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित तौर पे अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी इस समय बन के उभर सकती है विधानसभा में तो कांग्रेस ही है, और उसका मुकाबला सीधा सीधा भाजपा के साथ है। और बसपा गठबंधन का कोई असर हरियाणा में देख रहे हैं आप? और मुझे नहीं लगता कि कोई सीटों में इजाफा होगा। पिछली बार 1 सीट थी, ठीक है ना, तो 2 या 3 हो सकती हैं, अभी देखो क्लियर नहीं है। उसका एक ही हो सकता है कि कुछ वोट आ जाए, वोट परसेंट बढ़ जाए, लेकिन सीट बढ़ जाए वो बात मुझे दिखाई नहीं देती। वो बीएसपी के साथ अगर समझौता फ्रूटफुल होता तो उस समय होता जब इनेलो अपने पूरे शबाब पे होती थी। उसकी वजह ये थी,
ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि इनेलो का जो वोट बैंक था, एक जो परमानेंट जिसको कहते हैं ना वोट बैंक, वो लगभग 25% के आसपास रहा था अपने जन्म से, और जब वो विघटित हुई तब तक 25% के आसपास। तो उसमें कई बार 1-2% इजाफा हो जाता था, 1-2% उसमें गिरावट आ जाती थी, तो उससे वो सारे समीकरण बिगड़ जाते थे। 25% वोट लेकर आप या कोई भी पार्टी किसी प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती, ठीक है ना। वो सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 30 से 32% वोट लेने पड़ते हैं। ये एक सर्वविदित सत्य है, रिसर्च है इसमें सारी चीज़ें। अगर किसी पार्टी को 30 से 32% वोट पड़ जाएं तो वो सरकार बना ही लेती है, उसको बहुमत आ ही जाता है, कोई भी प्रांत हो, ठीक है ना। वो हरियाणा की बात कर रहे हैं तो दुष्यंत का भी बता दो सर। तो उसमें क्या होता था कि 25% उनके पास वोट बैंक था, और जो बीच का जो गैप था तो उसके लिए उनको किसी का सहारा लेना पड़ता था, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि मोस्टली चौधरी देवीलाल ने या ओम प्रकाश चौटाला ने अनेकों बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया, प्री पोल अलायंस में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्शन से पहले वो ये था कि 7-8% बीजेपी का यहाँ पे वोट बैंक रहता था, तो उनकी ये रहती थी कि 25 हमारे हैं, 7-8 इनके, सरकार बन जाएगी, और सरकार बनी भी, ठीक है ना। लेकिन जो एक नेचुरल लाइंस बनना चाहिए था हरियाणा में, वो इनेलो प्लस बीएसपी का बनना चाहिए था। और कई बार हमने चर्चा भी की इनेलो के नेताओं से, उस समय जब इनेलो ठीक ठाक थी, तो उन्होंने कहा था कि बात तो सही है, गठबंधन हो जाए तो कोई ताकत नहीं हरा सकती, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो पार्टी के सुप्रीमो थे, दोनों पार्टियों के सुप्रीमो, तो उन दोनों की ईगो इतनी बड़ी थी, अहम इतना बड़ा था कि वो एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला की छवि जो है वो बड़ी सख्त नेता की रही है, और मायावती को तो आप जानते ही हैं, वो तो मंच पे एक चेयर के अलावा दूसरी चेयर रखने ही नहीं देती। तो वो जो ईगो का टकराव था, एक बार 1998 में दोनों के बीच में हुआ था, और मेरे ख्याल से 5 लोकसभा सीटें जीत ली थी, 4 इनेलो ने और एक बीएसपी ने अंबाला वाली सीट जो जीती थी। लोकल पार्टी 5 अगर 10 में से 5 अगर जीतती है तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वो अलायंस जैसे ही मतगणना ख़त्म हुई और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिया ओम प्रकाश चौटाला ने, तो एकदम कह दिया था कि हम अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देंगे। तो उससे मायावती बहुत नाराज़ हो गई थी ओम प्रकाश चौटाला से कि हमने गठबंधन किया है तो सहयोगी की सलाह के बिना आपको ये घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके बाद जो दरार आई वो कितने साल तक भरी नहीं। 2019 में सामने आया था कि गठबंधन हुआ है, लेकिन तब तक क्या था कि इनेलो भी टूट चुकी थी और उधर बीएसपी के भी, यानी दोनों के जो कसबल हैं वो खराब हो गए थे, ढीले पड़ गए थे। अब क्या है कि ओम प्रकाश चौटाला कहते थे दूसरी पार्टियों का गठबंधन होता था तो कहते थे कि 0 + 0 भी 0 होता है और 0 × 0 भी 0 होता है। और मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक कर रही चीज़ें। अब मैं तो अपने मुंह से क्या कहूँ, अब वो जो औरों के लिए करते थे वो हो सकता है उनके लिए भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि अभी फ़िलहाल इस स्थिति में नहीं है इनेलो कि कोई बड़ा मिरेकल कर दे, कोई बड़ा चमत्कार कर दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेजेपी जिसने 10 सीटें ली थी विधानसभा में और चौंकाया था, एक नई नवेली पार्टी जिसको 1 साल भी ना हुआ हो और वो 10 सीटें ले जाए तो बड़ी बात थी। लोग आशा कर रहे थे कि ये सीटें बढ़ेंगी, लेकिन जो पार्टी सुप्रीमो कह लो, जो सर्वे सर्वा कह लो, दुष्यंत चौटाला ने जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए वो एक तरह से सुसाइडल थे उनके लिए, लंबे करियर के लिए। छोटा जो
कुछ समय के लिए इंस्टेंट रिलीफ तो मिला उनको, वो डिप्टी सीएम तो ज़रूर बने, लेकिन उन्होंने लंबी रेस का जो घोड़ा बनने वाला मामला था वो एक तरह से ख़त्म कर दिया। उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों में विश्वास जताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इलेक्शन लड़के आए थे वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ा था, उन्होंने सर्वविदित है बीजेपी की आलोचना करके आए थे। और आप जैसे ही आलोचना करके आपको सीटें मिली और आप उसी पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं, तो वोटरों का, समर्थकों का मोह भंग उसी दिन हो गया था। फिर किसान आंदोलन में भी जो भूमिका थी वो नेगेटिव रही है जेजेपी की, तो और उनका जो कैडर है वो तो किसान ही है, वो इतने रुष्ट हैं। लोकसभा में तो आपने देखा ही होगा। तो मुझे लगता है कि विधानसभा भी उससे अछूती नहीं रहेगी उस परिणाम से। और मुझे लगता है कि एक सीट अगर कोई जीत जाए और जेजेपी, तो एक करिश्मा होगा। हालांकि हाँ, ये ज़रूर चल रहा है एक लोगों में कि कोई बड़ा नेता जो कांग्रेस जिसको टिकट ना दे वो जा सकता है रुष्ट होके, या बीजेपी के जो असंतुष्ट हैं वो जेजेपी में जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कितना ही बड़ा नेता हो तो इलेक्शन जीतना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में। एक आखिरी सवाल, 70 से 75 दिनों का समय है अभी चुनाव में मिनिमम। जो कांग्रेस का जोश जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, जिस तरह से कांग्रेस का अपर हैंड है, इसको बरकरार रखना भी कांग्रेस के लिए चुनौती है? नहीं, क्रेज तो दिनों दिन बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रही है कांग्रेस। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोगों का ये है कि जो राजनीति है और खासकर इलेक्शन का माहौल होता है, वो एक बात होती है कि हवा किसकी है। आपने देखा होगा ना कि एक अमूमन ये फ्रेज यूज़ किया जाता है कि किस पार्टी की हवा है। तो जब हवा होती है तो चीज़ें अपने आप उड़ने लगती हैं। अब कांग्रेस थोड़ी कह रही है किसी नेता को कि आप अपने ऑफिस खोलो या अपना प्रचार करो। लोग वक्त स्वतःस्फूर्त हैं और उनको ये है कि टिकट मिलेगी। आप जितना ज़्यादा प्रचार करोगे, जितना ज़्यादा काम करोगे, तो एक ये पिछले 10-1 साल से एक और ट्रेंड देखने में आया है। 10-15 साल में हर पार्टी ये कहती है टिकट किसको मिलेगी, ये क्राइटेरिया क्या है। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पार्टी इंटरनल सर्वे करवाएगी और जिसका सबसे ज़्यादा ऊपर नंबर आएगा हम टिकट उसको देंगे। तो ये सर्वे, मैं ये नहीं कहता कि सभी सर्वे पे मैं सवाल उठा रहा हूँ। पार्टी का सर्वे तो पार्टी का सर्वे है, ठीक है ना। तो उस सर्वे से डरते हुए आगे तुम कहीं चूक ना जाओ, तो जो नेता होते हैं, टिकटार्थी होते हैं, वो सोचते हैं कि पूरी विधानसभा के हर वोटर तक तेरी पहुंच बने। तो उसके लिए पार्टी कुछ नहीं करना पड़ता। वो अपने आप पहुंचता है, उसका झंडा उठाता है, दिखाता है, कांग्रेस के गुणगान करता है, बीजेपी का तो बीजेपी के करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपने पूछा ना कि क्या ये बरकरार रह पाएगा, तो इसका मेरे ख्याल से इसका जवाब इसी में छिपा हुआ है, क्योंकि वो अपने आप करेंगे, पार्टी कुछ नहीं करना पड़ता। वो तो एक ही बात कह देगी आप सर्वे में ऊपर आओ, आपको टिकट मिल जाएगी, तो फिर से हो जाता है शुरू मामला। बहुत बहुत धन्यवाद जनता को और हमारे दर्शकों को इतना सटीक विश्लेषण और एक एक सीट का, चूँकि आपने कल्चर वाइज और जो भौगोलिक स्थिति आपने टोटल बताई, राजनीतिक साथ साथ सम्मिलित कर, निश्चित तौर पर दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट करके भी ज़रूर अपना सवाल पूछिए, मैं राजनैतिक रूप से सर से तमाम विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहूंगा, आपके सवालों का जवाब भी देते रहूंगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।